पिछले व्याख्यान में मैं के रेडियल कंपोनेंट तक चली गई, हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन, और मैंने कहा कि वे लैग्वेरे विशेष कार्यों द्वारा दिए गए हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप याद रखें। कक्षा की शुरुआत कह रहे थे, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी नहीं याद रखें। जो भी डेटा की आवश्यकता होगी मैं उसे दूंगी। आपको यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कि डेटा क्या है और इसे तदनुसार अपने उत्तरों में रखें। बस याद करने के लिए मैंने Rn कहा था, कैपिटल Rn, और फिर वहाँ अजीमुथल क्वांटम नंबर L था। इसलिए रेडियल कंपोनेंट के लिए यह वेव फंक्शन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द्वारा कंस्ट्रेंट है, साथ ही अजीमुथल क्वांटम नंबर और जो आपके लैग्वेरे में शामिल है संबद्ध लैग्वेरे फंक्शन। इन सामान्यीकरणों पर पहले ही काम किया जा चुका है। साधारण मामलों के लिए शायद n 1 के बराबर या l बराबर 1 आप वेरीफाई कर सकते हैं क्या हो रहा है। n 2 के बराबर है और l 1 के बराबर, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। साइन के बराबर है जो यहाँ गायब है। तो यह संबंधित लैग्वेरे फंक्शन के लिए एक साफ सुथरा समेशन फॉर्मूला है और आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ एक बराबर का साइन है, आप वेरीफाई करने का प्रयास कर सकते हैं कि आपको R1 शून्य मिलता है। यह R2 शून्य होना, कृपया यह देखें, यह वेव फंक्शन का रेडियल भाग है। हाइड्रोजन एटम समस्या और ऊर्जा इजेन वैल्यूज भी इस सॉल्यूशन से उस इक्वेशन तक होगा। आप पढ़ सकते हैं कि एनर्जी क्या है और वह कुछ भी नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में 1/n² के समानुपाती। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेगेटिव साइन क्योंकि यह एक बाउंड स्टेट है। तो औपचारिक रूप से हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन को अब 3 क्वांटम संख्याओं के साथ से ml phi वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर L और ml एक साथ में दिखाई देने वाला है। वेव फंक्शन का थीटा भाग के रूप में लिखा जा सकता है और फिर हमारे पास यह प्रमुख क्वांटम संख्या है और अजीमुथल क्वांटम नंबर के रेडियल भाग में दिखा रहा है वेव फंक्शन। आप उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, हम जानते हैं कि यह क्या है, यह 1 है और यह m बराबर 0 है, ये दोनों 1 हैं। और फिर सामान्यीकरण होता है। आप नॉर्मलाइजेशन की जांच भी कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है यह भी मैंने पिछली बार जोड़ दिया था। यह इंटीग्रल ओवर dv है और dv को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा जाना चाहिए जिसमें r² sin थीटा d फाई d थीटा होगा। उस इंटीग्रल को किया जाना है, आप आंख बंद करके नहीं कर सकते। d थीटा d फाई और dr सामान्यीकरण लिखें। यह एक वॉल्यूम इंटीग्रल है। यदि यह अलग समन्वय है, यदि यह कार्टेशियन समन्वय है तो इसमें dx dy dz होगा, लेकिन क्योंकि यह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है एक जैकोबियन कारक होगा। आप जैकोबियन फैक्टर भूल नहीं सकते। उसी प्रकार आप केवल पहले और दूसरा की जांच कर सकते हैं। वेव फंक्शन पर महसूस करने के लिए आपको इनमें से किसी भी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की जांच करें कि क्या आप रिप्रोड्यूस करने में सक्षम हैं और जांचें कि क्या उन जनरल संबद्ध लैग्वेरे फंक्शंस में प्लगिंग करना है। आप इस वेव फंक्शन को लिख सकते हैं, बस कृपया इसे जांचें। यहाँ जब भी L 0 होता है और फाई 0 होता है तो आप जानते हैं उसके अनुरूप क्वांटम संख्याएं थीटा फी डिपेंडेंस नहीं होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए L 1 हो जाता है, फिर एक कॉस थीटा होगा। यदि यह प्लस या -1 के बराबर ml हो जाता है, आपके पास प्लस या माइनस की पावर के लिए e हो सकता है I m फाई, जहाँ m प्लस या -1 है। आप देखते हैं कि सब कुछ लेजेंड्र से आ रहा है, संबंधित लेजेंड्र, और इसी तरह हम इसे एक स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं। तो कृपया इसे वेरीफाई करें। मैं आज फाइल को मूडल में रखूंगा और आप वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को भी वेरीफाई करें जो dv का इंटीग्रल है, जो r² sin थीटा dr d थीटा d फाई है और सीमाएं भी थीटा 0 से फाई तक हैं। फाई 0 से 2 फी तक और 0 से इन्फिनिटी तक rs। आप इस गामा फंक्शन इंटीग्रल का भी उपयोग कर सकते हैं। यह
यह डेटा और यदि आवश्यक हो तो सभी प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे। तो यह है गामा फंक्शन, जहां n एक पूर्णांक है और आप इसे n-1 फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसका मैंने पिछली बार उल्लेख किया था कि आप उस इंटीग्रल को 3 इंटीग्रल में विभाजित कर सकते हैं। dr इंटीग्रल को r स्क्वायर फैक्टर के साथ और फिर साइन थीटा को d थीटा इंटीग्रल पार्ट के साथ, और फाई में कुछ भी नहीं है। हर एक आप कर सकते थे। नॉर्मलाइज करने का प्रयास करें। जब आप यह इंटीग्रेशन करते हैं और आप उनकी इंटरप्रेट इस प्रकार कर सकते हैं। खोजने की प्रोबेबिलिटी पार्टिकल r और r प्लस dr के बीच रेडियल कोऑर्डिनेट, यह है थीटा और थीटा प्लस d थीटा। क्या यह और फाई प्लस d फाई यहाँ कुछ गलत है? गलत क्या है? यह एक कैपिटल फाई होना चाहिए। मुझे इन सभी फाई को ठीक करने की जरूरत है, लेकिन मैं इसकी घोषणा कर रही हूँ, इसलिए कृपया इसे तुरंत ठीक करें और फिर फाई आ जाए। इसे अभी भी ठीक नहीं किया गया है, लेकिन बस याद रखना स्पष्ट रूप से एनर्जी इजेन वैल्यूज अजीमुथल की इंडिपेंडेंट हैं। क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जैसे हमने लैंडोर लेवल किया था, यह आपको बताता है कि यह भी डिजेनरेट है, लेकिन यह इन्फिनाइटली डिजेनरेट नहीं है। एक प्रतिबंध है। n दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन L पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। L को n-1 होना चाहिए। 0 से n- तक वैल्यूज ले सकते हैं और ml को प्रत्येक L के लिए होना चाहिए। यह -L से +L होने के लिए कंस्ट्रेंट है। तो ये चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन से आती हैं। ताकि हम नहीं कर सके तो वहाँ आप वास्तव में बता सकते हैं कि क्या डिजेनरेसी है। हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए मुझे यकीन है कि आपने यह केमिस्ट्री में किया है। डिजेनरेसी क्या है? यह सिर्फ n स्क्वायर है यदि आप स्पिन क्वांटम नंबर शामिल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप स्पिन क्वांटम संख्या शामिल करते हैं तो आपके पास 2 n स्क्वायर होंगे। एक और बात है जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए, वह यह है कि आमतौर पर जब लैब में हम संक्रमण करते हैं, प्रयोगशाला का व्यक्ति, मान लीजिए वह एक स्टेट को देख रहा है जो एनर्जी के साथ है, En और psi nl ml। En स्टेट में 2 n स्क्वायर डिजेनरेसी है। यदि आप स्पिन क्वांटम नंबर शामिल करते हैं तो आप इसे शामिल नहीं करते हैं, यह n स्क्वायर डिजेनरेसी है। मैं एक विशिष्ट स्टेट ले रही हूँ। सवाल यह है कि क्या यह एटम ट्रांसिशन कर सकते हैं किसी उत्तेजित स्टेट में या उत्तेजित स्टेट से निम्न ऊर्जाओं में ट्रांजिशन करना। मान लीजिए कि मैं Em के रूप में एक और निम्न एनर्जी स्टेट लेती हूँ। माफ करना, psi के साथ शायद यह बहुत अच्छा नोटेशन नहीं है। मुझे एक En1 डालने दो। En2 N1 L1 ML1 N2 L2 ML2। क्या यह ट्रांजिशन से गुजर सकता है? यह सवाल है। तो कुछ चयन नियम है जो सभी नहीं है। ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है जो गणित में आएंगी, लेकिन प्रयोगात्मक एक ट्रांजिशन तलाशने की कोशिश करेंगे जो से मेल खाता है। क्वांटम संख्याओं के इस सेट से क्वांटम संख्याओं के इस सेट तक जा रहे हैं। क्या संक्रमण संभव है? इसे ही चयन नियम कहते हैं। जब संभव हो। डेल्टा L जो L1 माइनस L2 है, उस पर क्या कंडीशन है? यह कब अलाउड होगा? उसी प्रकार डेल्टा M जो ML1 माइनस ML2 है, वे कौन सी शर्तें हैं जिनके तहत यह होगा? ट्रांजिशन होगा। इसे चयन नियम कहा जाता है। मुझे आपको पहले यह बताने दो कि कौन सा डेटा है जो हमें प्रयोगात्मक बताता है, और फिर हमारे गणित से देखेंगे या क्वांटम मैकेनिक्स क्या हम उस जानकारी को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब डेल्टा L बाधा को प्रयोगात्मक रूप से दिया जाता है। वे पाते हैं कि डेल्टा L प्लस या -1 होना चाहिए और डेल्टा ML को या तो 0 या प्लस या -1 होना चाहिए। वे यही कहते हैं। हम कैसे वेरीफाई करते हैं? यह वह जगह है जहां समान समस्या मदद कर सकती है। हम चयन नियम पर प्रयोगात्मक डेटा को कैसे समझते हैं, इसे समझने के लिए मनमानी स्थिति में लिखने का प्रयास करें। और मैंने आपको बताया कि यह टॉगल तब तक नहीं हो सकता जब तक आप एक सुपरपोज स्टेट नहीं लिखते। यदि यह स्थिर अवस्था में है तो स्टेशनरी स्टेट में ही रहेगा। कोई रास्ता नहीं है जिससे आप ट्रांजिशन से गुजर सकते हैं।
ट्रांजिशन से गुजरना या ट्रांजिशन को समझने के लिए आपको एक सुपरपोज स्टेट लेने की आवश्यकता है जहां ये स्टेशनरी स्टेट है तथा यह सुपरपोज स्टेट है। यह एक हैमिल्टनियन का आइगन स्टेट है। हाँ या नहीं? नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सुपरपोज स्टेट वह है जिसे आप औपचारिक रूप से मैं सभी क्वांटम संख्याएं डालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, जिसे मैं एनर्जी स्तर को m एनर्जी स्तर n कह रही हूँ। और इस ट्रांजिशन को समझने के लिए आप एक सुपरपोज स्टेट लेते हैं और इस अवस्था में ढूंढे आप t के x के लिए एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू पाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। यह साई स्टार है। पोजीशंस में पेस आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। औपचारिक रूप से आप r वेक्टर या t का r ले सकते हैं और ऐसा करें। एक डायमेंशन में आप x ले सकते हैं क्योंकि यह लिखने का सही तरीका नहीं है। अगर मैं वॉल्यूम इंटीग्रल को dx dy dz के रूप में लिखती हूँ, मुझे साई स्टार लिखना चाहिए या मुझे r थीटा फाई समन्वय में dv वॉल्यूम लिखना चाहिए और फिर मैं एक रेडियल कोऑर्डिनेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू डाल सकती हूँ। x आप रेडियल कोऑर्डिनेट लेते हैं जो मैं यहाँ कह रही हूँ। रेडियल कोऑर्डिनेट ले और कोशिश करो और इसे हल करो। रेडियल कोऑर्डिनेट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके वेव फंक्शन में जो एक सुपरपोज वेव फंक्शन है। कृपया इसे स्वयं करें और देखें कि आपको क्या मिलता है। ऐसा भी नहीं करें। आप एक बॉक्स में एक डायमेंशनल पार्टिकल करते हैं। सिर्फ एक सरलतम केस के लिए चलो एक बॉक्स में एक डायमेंशनल पार्टिकल लेते हैं, ग्राउंड स्टेट और पहले एक्साइटेड स्टेट की एक सुपरपोजिशन लें और फिर अभ्यास करें कि टाइम के फंक्शन के रूप में x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है। x टाइम से इंडिपेंडेंट होगा यदि स्टेट एक स्टेशनरी स्टेट था। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या वह सही है? अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम पर डिपेंडेंट होने जा रहा है, टाइम पर डिपेंडेंस एनर्जी स्तरों के बीच अंतर के ऑसिलेटरी फंक्शन का एक फंक्शन होने जा रहा है। यह आपको कुछ बताता है। यह किसी प्रकार के हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह है। क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोजीशन आपके पास कोस ओमेगा टी है। किसी अर्थ में आप देखते हैं कि यह आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के साथ m-e_n/h क्रॉस समान है। एक डायमेंशनल समस्या में भी यदि आप इसे 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन एटम समस्या में करते हैं, यह औपचारिक रूप से आपको N1 L1 Ml1 लिखना है और यह एक N2 L2 Ml2 होना चाहिए और फिर रेडियल कोऑर्डिनेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू खोजने के लिए वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन करें कि आप इसे बैठकर कर सकते हैं अस्पताल के कमरे में शांति से और आप यह कर सकते हैं। बस एक सीधा अभ्यास है। मूल रूप से यह इस के कोस उन दो स्तरों के बीच एनर्जी अंतर के बीच ओमेगा टी या कॉस पर डिपेंड करेगा और यह हाइड्रोजन एटम समस्या के मामले में शून्य नहीं होगा अगर डेल्टा एल प्लस या माइनस 1 है और यदि डेल्टा एम एल शून्य या प्लस या माइनस 1 है। यह मैं चाहती हूँ कि आप वेरीफाई करें कि क्या आप जांच करने का प्रयास करेंगे। इस ग्राउंड स्टेट को लें। ग्राउंड स्टेट क्या है? एक शून्य शून्य है। तो इस ग्राउंड स्टेट को लें और फिर b टाइम्स लो। जो r थीटा फाई है। r थीटा फाई और t के r का एक्सपेक्टेशन वैल्यू करें, जो कुछ और नहीं बल्कि कुछ लोग इसे सुपरपोज वेव फंक्शन कैपिटल साई कहते हैं। साई स्टार r साई तब वॉल्यूम होगा r स्क्वायर dr साइन थीटा d थीटा d फाई। मैं इसे यहाँ करना चाहती हूँ t। मैं चाहती हूँ कि आप इसे r थीटा फाई में करें। t पर आपको वहाँ क्या करना है? आपको t पर साई लिखने का प्रयास करना होगा। a पावर माइनस i e/t/h क्रॉस साई 1 0 0 प्लस b पावर माइनस i e/2t/h क्रॉस साई 2 1 0 हो। आपको इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा और
हर चीज पर ऑर्थोगोनैलिटी का उपयोग करना होगा और देखें कि यह शून्य नहीं होगा या शून्य होगा। उसी प्रकार आप इसे मानते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि कोई अन्य संभावना नहीं है। अगर हम 3 ले रहे हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यह शून्य नहीं है, यह शून्य होने जा रहा है। यदि आप इस स्टेट को लेते हैं, आप दिखा सकते हैं कि यह एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी। अगर मान लीजिए कि मैं ग्राउंड स्टेट लेती हूँ तथा यह n बराबर 3 है, लेकिन L 2 के बराबर। यहाँ डेल्टा L क्या है? डेल्टा L 2 है, लेकिन चयन नियम मुझे बताता है कि डेल्टा L को प्लस या माइनस 1 होना चाहिए। इस वेव फंक्शन के लिए यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं, रेडियल कोऑर्डिनेट का एक्सपेक्टेशन वैल्यू शून्य हो जाएगा। लेकिन पहले वाले के लिए जो मैंने इसे लिया था 2 1 0, यह शून्य नहीं होगा। आपको वह मिलता है जो मैं कह रही हूँ कि यह प्लस या माइनस 1 या शून्य होना चाहिए और इसे प्लस या माइनस 1 होना चाहिए। यह एक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोजीशन की तरह है जो फ्रीक्वेंसी के साथ इन दो स्तरों के बीच का अंतर होते हुए कॉस ओमेगा टी के रूप में टॉगल कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फ्रीक्वेंसी के साथ एक रेडिएशन होता है जो किसी है। यह इंटरप्रिटेशन है। प्रयोगात्मक रूप से प्रयोगात्मक हमें बताता है कि सिस्टम तैयार होने पर हमें केवल लाइनें दिखाई देती हैं और वे केवल इस विशिष्ट L N और M को देख सकते हैं और N2 L2 और M2 वे कहते हैं कि वे ट्रांजिशन देख सकते हैं बशर्ते L एक माइनस L2 प्लस या -1 और वे संक्रमण प्रदान किया डेल्टा M देखते हैं जो प्लस या -1 या 0 है। मैं आपको अपनी ऑर्थोगोनैलिटी संपत्ति का उपयोग करके मैथमेटिकली वेरीफाई करने के लिए कह रही हूँ कि इस पोजीशन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के एक फंक्शन के रूप में पोजीशन ऑपरेटर का रेडियल कंपोनेंट जो जनरल रूप से वैसा ही व्यवहार करता है जैसे वह हार्मोनिक ऑसिलेटर है, यह कॉस ओमेगा टी के समानुपाती होता है। यदि वह कोएफिशिएंट जो ओमेगा टी को गुणा करता है वह 0 है तो यह एक औचित्य है। लैब में क्यों ऐसा ट्रांजिशन नहीं देखा गया? इसे कड़े चयन नियम का एक प्रकार कहा जाता है जो वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भले ही एनर्जी एक उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में माना जाता है, भले ही ऊर्जा अनुमति देती है कि यह डिके हो सकता है और ग्राउंड स्टेट में जा सकता है। सिस्टम में किसी तरह की सख्त कंडीशन हो सकती है जो इसे उस तक नहीं जाने देगी। अगर यह उस राज्य में जाता है तो गणित भी मुझे यह दिखाने में मदद करेगा कि इस ऑपरेटर के रेडियल कोऑर्डिनेट की इस पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस कंडीशन को पूरा करता है, यह 0 नहीं है। इस तरह मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करती हूँ। थ्योरी से प्रायोगिक क्या है कहने का एक और तरीका है कि अन्य शर्तें भी हैं जैसे पोटेंशियल एनर्जी। हाइड्रोजन एटम में एक से अधिक आर क्षमता पर डिपेंडेंट करता है। ये है सेंट्रल फोर्स की समस्याएं हैं। आप दिखा सकते हैं कि यदि आप एक समता परिवर्तन करते हैं, समता क्या है? इन्वर्जन है। एक आर वेक्टर ले और इसे -r वेक्टर करें, वह हैमिल्टनियन है। यह आपकी सिमेट्रिक पोटेंशियल समस्या के समान है जो मैं आपको बता रही थी। x का v माइनस के v के बराबर है एक डायमेंशन में x, और वह क्या है जो आपके वेव कार्यों में रिफ्लेक्ट होता है जिसने आपके वेव फंक्शन को या तो ओड फंक्शन या इवन फंक्शन बना दिया है। यहाँ एक समान तर्क होगा कि L बराबर 0 और L से 1, क्षमा करें दोनों, अगर यह L बराबर 0 है तो इस तरह के ट्रांजिशन के लिए समानता की कमी के कारण ऐसा होना असंभव है। इसे इंडिपेंडेंटली देखा जा सकता है। अब हम वह सिमेट्री नहीं कर रहे हैं, मैं वह सिमेट्री नहीं ला रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मैथमेटिकली रूप से कह रही हूँ। यदि आप एक स्पष्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन आप इससे बहस भी कर सकते हैं। हम ये काम करेंगे, इस पर आएंगे, डायरेक्ट नोटेशन में लिखने की कोशिश करेंगे और यह देखना बहुत दिलचस्प है कि ऐसे तरीके हैं जिनसे आप देख सकते हैं सुंदर तरीके से चयन नियम। आप
आप स्पष्ट रूप से ऐसा कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि क्या यह शून्य है या नहीं। औपचारिक रूप से एक डायमेंशनल समस्या में भी आप यह कहने का प्रयास कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसके समानुपाती होता है। लेकिन अगर आप एक सुपरपोज स्टेट के लिए रेडियल कोऑर्डिनेट के लिए 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन एटम समस्या करते हैं तो आप यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि टाइम डिपेंडेंस है और यह केवल तभी शून्य होगा जब डेल्टा एल और डेल्टा एम एल चयन नियम को पूरा करते हैं, जैसा कि वह कहने की कोशिश कर रहा था। मान लीजिए आप इसे एक 0 0 और 2 0 0 मान लेते हैं। क्या यह शून्य हो एक प्रश्न है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे वेरीफाई करें कि ऑर्थोगोनैलिटी संबद्ध लेजेंडरे संबद्ध लैग्वेरे का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि आप वेरीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह शून्य होगा या शून्य नहीं होगा। आप इसे तुच्छ रूप से देख सकते हैं कि वहाँ एक cos थीटा आ रहा है और जब आप उस इंटीग्रल साइन थीटा को करते हैं, क्योंकि थीटा बी थीटा यह शून्य होगा, जिसे आप इसे स्वयं कर सकते हैं। इस मूल्यांकन को ऑसिलेटर ओमेगा के साथ एक फ्रीक्वेंसी के डिस्प्लेसमेंट के रूप में व्याख्या की जा सकता है। यही मैं जोर देने की कोशिश कर रही हूँ कि बीच एनर्जी के अंतर के साथ 2 स्तर और h क्रॉस ओमेगा यह है, ठीक है।